नमस्कार, मैं ब्रजेश यंत्री, आपका वास्तु कंसल्टेंट। आज बात कर रहे हैं वास्तु शास्त्र के ऊपर। क्या है वास्तु शास्त्र और कैसे काम करता है? पिछले कुछ सालों से जहां भारतीय वास्तुशास्त्र काफी प्रचलित व लोकप्रिय हुआ, वहीं चाइनीज फेंग शुई भी काफी प्रचलित व लोकप्रिय हुआ। दोनों ही शास्त्रों में आपकी हर प्रकार की से खुशहाली का रास्ता बताया गया है। यही कारण है जन सामान्य का इनकी ओर आकर्षित होने का। साथ ही गलत वास्तु से होने वाले नुकसान से वे बचना चाहते हैं। फिर भी कुछ लोगों द्वारा अक्सर मुझसे प्रश्न किया जाता है कि क्या वास्तव में इससे फायदा होता है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न या कह लें कि शिकायत की जाती है कि अमुक विशेषज्ञ की सलाह से घर में या घर की आंतरिक साज सज्जा में अमुक परिवर्तन या उसकी सलाह के अनुसार अमुक स्थान पर अमुक आर्टिकल रखा, लेकिन मुझे अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। यह प्रश्न वास्तु परामर्श के दूसरे दिन से लेकर कभी भी किया जा सकता है। हमें जरूरत है वास्तु के बारे में ठीक से जानने की। फिर नंबर आता है वास्तु क्या कहता है और क्यों कहता है। क्यों कहता है को समझना ज्यादा जरूरी है। साथ ही इसके पीछे क्या वैज्ञानिक पहलू है, इसे जानना ज्यादा जरूरी है। यहाँ मैं आपको एक वाकया बताना चाहूँगा। एक विजिट पर मैंने पाया कि उस मकान में नैऋत्य दिशा यानी दक्षिण पश्चिम का कोना, ईशान दिशा यानी उत्तर पूर्व का कोना से नीचा था, यानी नैऋत्य दिशा ईशान दिशा से नीची थी। साथ ही वहां बोरिंग कराई गई थी पानी के लिए। उन सज्जन ने किसी स्वघोषित वास्तु शास्त्री की सलाह से नैऋत्य पर एक चबूतरा 2.5 फीट बाई 2.5 फीट बाई 2.5 फीट का बना रखा था। पूछने पर बताया कि अमुक वास्तु शास्त्री की सलाह पर बनवाया है। अब हम इस घटना की विवेचना करते हैं। उक्त वास्तु शास्त्री ने ऐसा क्यों बताया? उन्होंने वास्तु शास्त्र में पढ़ा था, जाना था कि नैऋत्य भारी व ऊंचा होना चाहिए। यह भार की दिशा है। इसी कारण उन्होंने वहां ऊंचा व भारी चबूतरे का निर्माण करवाया, लेकिन इससे वहां के नैऋत्य दिशा दोष का निवारण नहीं हो पा रहा है। कारण वही, पहले समझना होगा कि नैऋत्य को भारी व ऊंचा करने को क्यों कहा गया है। तब समझ में आएगा कि ऊंचा व भारी करने का तात्पर्य क्या है। एक उदाहरण पर ध्यान दें। शास्त्रों में सुबह सूर्य नमस्कार करने को कहा गया है। साथ ही सूर्यास्त के दर्शन शुभ नहीं माने जाते। अगर इस बात की गहराई पर जाएं तो समझ में आएगा कि सुबह सूर्य की किरणें विटामिन डी व अल्ट्रावायलेट किरणों को हम तक पहुंचाती है, जो जीव को अत्यधिक लाभ देती है। वहीं सूर्यास्त के समय इंफ्रारेड किरणें होती हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। अब इसके भाव को हम ना समझें और सीधे यह माने कि सूर्य नमस्कार से लाभ होता है, तथा यदि सुबह सूर्य का प्रकाश हमारे घर में नहीं आता है तो हम घर में दिशा विशेष पर सूर्य का प्रतीक या सूर्य का चित्र रखकर सूर्य नमस्कार करें या भरी दोपहर सूर्य नमस्कार करें, फिर कहें यह लाभकारी नहीं है। शास्त्रों में कुछ भी लिखा रहता है, तो इसका कारण यही हुआ कि हम निर्देशों को तो जानते हैं किंतु उनके भाव को नहीं समझ पा रहे। इसी कारण विज्ञान पर शक करने लगते हैं। आज हम महान नेस्त्रादिम भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियों को ठीक से विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं।
अमेरिका के ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद हम उसमें लिखी भविष्यवाणी को समझ पाते हैं। आज 21वीं सदी में उन्नत जापान हमारे वेदों से गणित के सूत्र खोज रहा है। मिस्र के पिरामिड 5000 साल पहले विकसित ज्ञान की अच्छी मिसाल है। इसकी ऊर्जा शक्ति पर पूरी दुनिया आज भी शोध कर रही है। पिरामिड की खास संरचना उसके उन्नत ज्यामितीय ज्ञान का बखान करती है। पिरामिड का सतही वक्र पृथ्वी के व्यास को बताता है। पिरामिड के अध्ययन से पता चलता है कि ज्यामिति के आधार सूत्र पाई मीन्स 22/7 की उस समय खोज हो चुकी थी। दिल्ली का जंतर मंतर सदियों पहले उन्नत खगोल विज्ञान को दर्शाता है। हस्तरेखा विज्ञान, टैरो कार्ड, जन्म कुंडली आदि भी आज शक की निगाह से देखे जाते हैं। जन्म कुंडली, जिससे भविष्य फल ज्ञात होता है, में अहम सवाल जन्म समय का है, जिसमें अभी हम यह नहीं समझ पा रहे कि सही जन्म समय क्या है। पहला वह जब माँ के गर्भ में नए जीव ने धड़कना शुरू किया, यानी उसका अस्तित्व बन गया, या दूसरा जब शिशु के सिर बाहर वातावरण में लाया, यानी जीव दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया, या तीसरा जब नए जीव को माँ से गर्भनाल काटकर विच्छेदित किया गया, यानी स्वतंत्र जीवन प्राप्त किया। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यहाँ फिर मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्यों प्राचीन ज्ञान को शक निगाह से देखा जाता है। मेरे एक गुरु द्वारा मुझसे चाइनीज फेंग शुई के 3 दिवसीय विशेष पाठ्यक्रम के लिए 60,000 रुपयों की मांग आज से 10 साल पहले की गई थी। यहाँ इस बात को बताने का तात्पर्य यह है कि आज विज्ञान, वाणिज्य, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि पर अध्ययन के लिए बाजार में संपूर्ण साहित्य सुलभता से उपलब्ध है, किंतु प्राचीन ज्ञान या कला व्यक्ति विशेष से व्यक्ति विशेष तक ही ठीक से पहुंचता है, क्योंकि बाजार में उपलब्ध अधिकांश साहित्य अधूरा होता है। इसमें सतही जानकारी होती है। मसलन वास्तुशास्त्र की बात करें तो यहाँ अधिकांश उपलब्ध साहित्य में या तमाम टीवी प्रोग्राम्स में इतना ही बताया जाता है कि अमुक गलती से अमुक वास्तु दोष होता है, अमुक वास्तु दोष से अमुक नुकसान होता है। यह तो बताया जाता है, किंतु ऐसा सीधा बताना नहीं चाहते कि उसका निवारण क्या है, वह क्यों नुकसान होता है। आपकी या आपके किसी नजदीकी को किसी बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना है, तब आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे? निश्चित तौर पर किसी नामी गिरामी या जहां काफी लोग जाना पसंद करते हैं, वहीं आप भी जाना चाहेंगे। ठीक इसी तरह किसी वकील, आर्किटेक्ट, वास्तुशास्त्री, हस्तरेखा विशेषज्ञ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ भी लागू होता है। यहाँ यह जरूरी नहीं है कि वह विशेषज्ञ अपने अध्ययन काल में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होता था, या उसकी मेमोरी पावर ज्यादा है, या उसकी इंटेलिजेंसी ज्यादा है आदि। यह तो महज उसका व्यापार व्यवस्था होती है, जिसमें वह अपने ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित करता है, ज्यादा संतुष्ट कर पाता है। इस दौर में हम पाते हैं कि कई बार कम योग्यता, कम ज्ञान वाले भी अच्छे मुकाम तक पहुंच जाते हैं। खासकर प्राचीन कलाओं में कई बार ऐसे विशेषज्ञ भी काफी अच्छे मुकाम तक पहुंच जाते हैं, जबकि वास्तव में उनका ज्ञान अधूरा होता है या सतही होता है, और यही कारण होता है जिससे हम उस ज्ञान पर ही शक करने लगते हैं। अब हम कैसे जानें कि कौन विशेषज्ञ वास्तव में सही है? यह फिलहाल मेरे विषय विवेचना में नहीं है। अभी मैं केवल प्राचीन कलाओं को बदनामी से बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब
वापस हम भारतीय वास्तुशास्त्र पर आते हैं। वास्तुशास्त्र का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में हुआ है, जिसमें मुख्य इस प्रकार है: सम्रांगण सूत्रधार, अपराजिता प्रज्ञा, मैमर्थ, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, विश्वकर्मा प्रकाश, वराह संहिता, वास्तु राजवल्लभ, शिल्प संग्रह, अगस्त शकलाधिकार, प्रतिष्ठा कल्पलता आदि। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोने को सबसे कम ऊंचा होना चाहिए व नैऋत्य कोण को सर्वाधिक ऊंचाई पर होना चाहिए। मतलब उत्तर पूर्व का कोना सर्वाधिक निचाई वाला होना चाहिए। उत्तर पूर्व की तरफ मकान का ढाल होगा तो उत्तर पूर्व के कोने में न्यूनतम ऊंचाई होगी। इसका सार समझने के लिए इस घटना को ध्यान से समझें। मैं एक विजिट में मध्य प्रदेश के रीवा शहर गया। वहां उन सज्जन की फैक्ट्री का विजिट करना था। फैक्ट्री के दक्षिण तरफ रोड थी, यानी दक्षिण मुखी प्लाट हुआ। दक्षिण दिशा की बाउंड्री वॉल की लंबाई के लगभग मध्य से प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार से अंदर आने पर पूर्वी तरफ 3 कमरों की सीधी कतार थी। पश्चिम मुखी कमरे कहलाए, जिनकी जमीन से छत की ऊंचाई 11 फीट थी। ये कमरे ऑफिस के काम में आते थे। प्रवेश द्वार के पश्चिम तरफ लगभग 40 बाई 100 का फैक्ट्री शेड था, जिसकी ऊंचाई जमीन से छत की ऊंचाई 19 फीट थी, जो चारों ओर दीवार से उठा हुआ था। फैक्ट्री का प्रवेश पूर्व से कहलाया। उन सज्जन ने पूर्वी 3 कमरों के ऊपर एक मंजिल बना डाली। अब उसकी कुल ऊंचाई 21 फीट हो गई। इसी बीच उन्होंने एक वास्तुशास्त्री को अच्छी फीस देकर विजिट करवाया। वास्तुशास्त्री ने सीधे पहले तो इस नए निर्माण को गिराने पर जोर दिया और बाकी बातें बताईं। उक्त परिसर में पूर्वी 3 कमरों और पश्चिम तरफ के फैक्ट्री शेड के बीच 16 फीट का रास्ता था। वास्तुशास्त्रों ने इसे भी कवर करने की सलाह दी। अब हम इस वाक्य का विश्लेषण करते हैं। उक्त वास्तुशास्त्री ने पूर्वी तरफ के 3 कमरों की ऊपरी मंजिल को हटाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह पूर्व तरफ के निर्माण को पश्चिम के निर्माण से नीचा करना चाहता था, उसकी हाइट कम करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि पूर्वी तरफ इमारत में कम ऊंचाई होनी चाहिए। पूर्वी इमारत के उत्तरी तरफ फैक्ट्री का अलग से कूलिंग सिस्टम था, अतः वह दोनों पूर्वी व पश्चिमी इमारतों को जोड़कर ईशान के कूलिंग सिस्टम का फायदा लेना चाहता थे। यदि कोई विशेषज्ञ किसी व्यक्ति के लिए पहला विशेषज्ञ है तो जो बताएगा उस व्यक्ति को उसे मान लेना ही होता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति के लिए वह दूसरा विशेषज्ञ है, यानी एक विशेषज्ञ से पूर्व में सलाह ली जा चुकी है, तब यदि दूसरा विशेषज्ञ वही बातें जो पहले ने बताई हैं दोहराता है, व्यक्ति सहज स्वीकार कर लेगा। किंतु यदि दूसरा विशेषज्ञ पहले की बातों को काट रहा है तो उसे पूरे तर्क के साथ अपनी बात को समझाना आवश्यक हो जाता है, तभी व्यक्ति उसकी बात मानेगा। यहाँ मेरी भी यही स्थिति थी। मैं दूसरा विशेषज्ञ था, वहां मैंने उसे कुछ इसी तरह समझाया था। इस प्रकरण में ध्यान देने पर समझ आता है कि यहाँ दोनों इमारतें पूर्वी व पश्चिमी एक ही अहाते में होने के बाद भी पृथक पृथक भवन हैं, क्योंकि उनके बीच की दूरी उनकी ऊंचाई के हिसाब से काफी है, अतः उन्हें जोड़कर एक करने का कोई औचित्य नहीं। तथा मुख्य बात, जो पूर्वी इमारत ऊंची हो गई है उसे भी गिराने की आवश्यकता नहीं है। वास्तु अनुसार पूर्वी भाग पश्चिमी भाग से नीचा होना चाहिए। यहाँ इसके कारण को समझें।
सूर्य पूर्व से उदय होता है तथा पश्चिम की ओर गति करता हुआ पश्चिम में अस्त होता है। सुबह सूर्य पृथ्वी की सतह से लगभग 45 डिग्री का कोण बनाते हुए उदय होता है, जब हमें उसका प्रकाश मिलना शुरू होता है। यही स्थिति सूर्यास्त के समय होती है। दोपहर बाद से सूर्य ऊर्ध्वाधर स्थिति को छोड़ता हुआ पश्चिम की तरफ जाता है। वास्तु अनुसार दोपहर तक की धूप मकान में बाधित नहीं होनी चाहिए, किंतु वहां पूर्वी इमारत को उठाने के बाद भी दोपहर के पहले की धूप बाधित नहीं हो रही है। कुछ संभावना हो भी तो उसके लिए फैक्ट्री के ऊपरी हिस्से की दीवार पर पूर्वी तरफ बड़े बड़े रोशनदान बनाकर उसे ठीक किया जा सकता है। इस तरह वास्तुशास्त्र की ठीक से समझ कर उससे कम खर्चे पर अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। कम तोड़-फोड़ से ही काम चलाया जा सकता है। इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर कुछ जरूरी बातें थी, जैसे कच्चा ईंधन कहाँ रखना है, हीटिंग पॉइंट, तैयार माल, कच्चा माल आदि की सही दिशा क्या होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान देना होता है। तो दोस्तों, आज की बातों को यहीं विराम देते हैं। शेष फिर कभी। आपका ब्रजेश यंत्री।